तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्लास 12 जैक बोर्ड का पढ़ रहे थे क्वेश्चन बैंक, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। और ये चैप्टर का नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सरफेस केमिस्ट्री, जिसको पृष्ठ रसायन भी हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे हम लोग आज सॉल्यूशन करने वाले हैं इसका, जो भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और जो भी पिछले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि प्रीवियस ईयर को कराइए, तो कंप्लीट प्रीवियस ईयर जो है 2023 का चैनल पे हो गया है, ठीक है। इसको आप लोग जाके देख सकते हो। फिर आपका 2022 का भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, कंप्लीट मिलेगा एक ही वीडियो में, और डिटेल में सॉल्यूशन वहाँ पे बताया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है आपको अगर पीछे चले जाएं तो 2009 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी बेसिकली वो चीज़ पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन 2009 आपका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बाकी 10 से 11 उसके बाद और भी चीज़ें अभी आएंगी, तो आप उन चीज़ों को भी देख सकें, ताकि बहुत सारे लोगों का जो है क्वेरीज था, मतलब कहना था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाइए। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। और जैसा कि ये सीरीज चल रहा है, तो इसको तो आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। ये चीज़ अगर अभी आप कर लेते हो तो आपको इसका फ़ायदा एग्जामिनेशन के टाइम में दिखने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना इस जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में, तो उसको हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। उसको आप लोग जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं, और चैनल पर है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे MCQ जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, इन सभी को हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन द कोएगुलेशन ऑफ अ पॉजिटिव सोल विच आयन हैव मैक्सिमम फ्लोक्यूलेटिंग पावर, ठीक है, फ्लोक्यूलेटिंग पावर बेसिकली। तो वही चीज़ पूछ रहा है, यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है कि धनात्मक सोल के संकदन में किस आयन का अवक्षेपण की अधिकतम यहाँ पे क्षमता होता है। तो जो लोग हिंदी में पढ़ें इस चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर इसका आंसर की हम लोग बात करेंगे, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, PO4 3-, ठीक है। जो PO4 3- होता है वही पॉजिटिव सोल होता है कोएगुलेशन में, जो कि मैक्सिमम फ्लोक्यूलेटिंग पावर दिखाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैव मिनिमम फ्लोक्यूलेटिंग पावर। अभी जो यहाँ पे मैक्सिमम था वो हमारा PO4 3- में था। अब यहाँ पे जो है पूछा गया है मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम ऊपर देखें, नीचे मिनिमम पूछा गया। तो ये सारा चीज़ पता कहाँ से चलेगा, तो इसके लिए आपको जो है अच्छे तरीके से चैप्टर को रीड करना पड़ेगा। तो उन सभी जगह से आप जो है आसानी से इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसका जो यहाँ पे आंसर की तरफ अगर हम लोग बात करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि Na पॉजिटिव है। किस तरीके से आता है इस चीज़ पे अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं, तो अलग से मैं कोशिश करूँगा इस पर वीडियो बनाने की, फ्लोक्यूलेटिंग पावर पे वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो आंसर है, तो हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 का 1 हो गया, मतलब A नंबर। अब 3 की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली क्या बोल रहा है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। कहता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स आर आल्सो नोन एज, ठीक है। जो एसोसिएटेड कोलॉइड होते हैं, जो आपस में मिले हुए होते हैं, उसको हम लोग और भी क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आइडियल सॉल्यूशन, एब्जॉर्ब सॉल्यूशन, मिसेल्स, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारा आपका ऑप्शन दिया गया। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। वही हिंदी में भी लिखा गया है, सहचारी कोलॉइड्स को किस रूप से भी जाना जाता है। मतलब सहचारी कोलॉइड का दूसरा नाम भी हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग बोलते हैं मिसेल्स बोलते हैं। जो भी एसोसिएटेड कोलॉइड्स होते हैं उसको हम लोग मिसेल्स भी कहते हैं, मतलब मिसेल कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इस चीज़ को, ये सारा क्वेश्चन आपके लिए आने लायक है, ठीक है। और इन्हीं में से क्वेश्चन आपके रहेंगे, इसको आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिए, अच्छे तरीके से इसको पढ़ के रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारा का सारा इस देखिए जितना भी यहाँ पे चैप्टर्स दिए गए उनमें से जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं चैप्टर में वो सारा को मिला कर ही क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया गया है, ठीक है। तो इससे तो आप रिवीजन कर ही रहे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन पिछले आप क्वेश्चन बैंकों में भी देख सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है पहले से, उनमें भी ये सारे देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हुए हैं, ठीक है।
चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बोला है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व्ड सब्सटेंस, जो भी डिजॉल्व्ड सब्सटेंस होते हैं फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन, जो कोलोइडल सॉल्यूशन में डिजॉल्व्ड सब्सटेंस होते हैं उसको रिमूव करने के प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। हिंदी में अगर देखें तो एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा विस्तृत करके कोलाइडी विलियन में से घुले हुए पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हम लोग बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका जो है डायलिसिस हो जाएगा। डायलिसिस जो होता है उसी के द्वारा यहाँ पे जो भी डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, आपके कोलोइडल सॉल्यूशन में मतलब डिफ्यूज़न के द्वारा उसको जो है उस प्रोसेस से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो डायलिसिस मतलब आपका जो अपोहन है, बेसिकली अपोहन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर में क्या पूछा गया, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि मिल्क इज़ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ, मिल्क जो है किसका कोलोइडल सॉल्यूशन है, दूध किसका कोलोइडी विलियन है। ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर की हम लोग सीधा सीधी बात करें तो इसका जो होता है लिक्विड इन लिक्विड होता है। ठीक है, द्रव में द्रव का होता है, मिल्क इन कोलोइडल सॉल्यूशन। ये जो होता है लिक्विड इन लिक्विड, यहाँ पे देखिए लिक्विड का स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा गया है, तो लिक्विड आप लोग जानते ही होंगे LIQUID। ठीक है, यहाँ पे लगा लीजिएगा आप लोग पॉइंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड जो होता है वही होता है मिल्क कोलोइडल सॉल्यूशन, उसी टाइप का होता है। ठीक है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें बोला है कि फ्रॉथ इज़ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ, जो फ्रॉथ होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन किसका होता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैस इन लिक्विड। जो यहाँ पे फ्रॉथ होता है वो गैस इन लिक्विड का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। जिस तरीके से मिल्क जो होता है लिक्विड इन लिक्विड का होता है, उस तरीके से फ्रॉथ जो होता है वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से गैस इन लिक्विड का होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 की बात। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में भी लिखा गया कि फैन किसका कोलोइडी विलियन है, तो ये आपका हो जाएगा द्रव में गैस का, मतलब ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप बढ़ते हैं हम लोग 7th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। कहता है हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल एडजॉर्प्शन। जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एडजॉर्प्शन के बारे में, केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो इसका यहाँ पे देखें तो 0, 1, 2 मेनी, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि हिंदी में भी देख सकते हैं यहाँ पे रासायनिक अधिशोधन शोषण, ठीक है, में कितनी परतें शामिल होती है। तो इसमें बेसिकली आपका जो होता है वन जो होता है लेयर होता है, बेसिकली एक परत होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये सारा का सारा आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है बस सीधा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, डेफिनेशन भी अगर किसी ने पढ़ा है तो अच्छे तरीके से वो चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 8 नंबर में बोला गया टिंडल इफेक्ट इज़ ऑब्जर्व्ड इन। टिंडल इफेक्ट जो है टिंडल प्रभाव देखा जाता है कहाँ पे, ये चीज़ बोला गया है। आपका ऑप्शंस दिया गया कुछ इस तरीके से, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। तो ये तो आंसर आप खुद से भी दे सकते हो। ठीक है, अब बताइए इसका क्या होगा आंसर। वेरी गुड, इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन। ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसी में यहाँ पे टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपने खुद ही ये चीज़ों को बताया है, अच्छे तरीके से आप समझेंगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9th की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9th में हमारा बेसिकली क्या बोल रहा है, इस चीज़ों को समझते हैं। कहता है क्लाउड इज़ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ। फिर से यहाँ पे एक दिया गया है, जिस तरीके से मिल्क दिया गया, फ्रोथ दिया गया। मिल्क हमारा लिक्विड इन लिक्विड था, फ्रोथ हमारा क्या था, गैस इन लिक्विड था। यहाँ पे क्लाउड का बात किया गया, क्लाउड किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक, क्लाउड मतलब बादल, देख सकते हैं हिंदी में भी दिया गया है कि बादल किसका कोलोइडी विलियन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपने देख सकते हैं अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लिक्विड इन गैस। ठीक है, गैस में क्या होता है, लिक्विड भी होता है। जैसे हम बादल से ही तो हमारा पानी जो है बरसात बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो लिक्विड इन गैस होता है। ठीक है, गैस में क्या होता है, लिक्विड
होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या बोला गया है, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो आपका क्या चीज़ देखने को मिलता है। हिंदी में अच्छे तरीके से देखें उसके लैंग्वेज में, तो लिखा है जब किसी कोलाइडल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या प्रेक्षण होता है, मतलब ऑब्जर्व क्या था, हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके दिए गए इलेक्ट्रोफोरेसिस, डायलिसिस, कोएगुलेशन, टिंडल इफेक्ट। तो जब भी आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, किस में पास किया जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में, तो उस प्रोसेस को हमारा जो होता है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। नाम से भी यहाँ पे पता चला इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, मतलब हिंदी में बोले तो विद्युत कण संचालन। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कुछ इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देख सकते हैं बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफोबिक कोलोइड। इनमें से कौन सा जो है लायोफोबिक कोलोइड का एग्जाम्पल यहाँ पे है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं गेलाटिन, सल्फर, स्टार्च, एरेबिक गम। तो लायोफोबिक का पूछा गया है, तो एक अगर यहाँ पे हम लोग लायोफोबिक को अगर देख लेते हैं तो सारा का सारा किसका हो जाएगा, लायोफिलिक का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सल्फर। सल्फर जो होता है वो लायोफोबिक कोलोइड होता है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं द्रव विरागी कोलाइड हिंदी में आपका दिया गया है। तो सल्फर इसका जो है आंसर कुछ इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से, और बाकी जो भी यहाँ पे दिए गए हैं वो बेसिकली आपके गेलाटिन हो गया, स्टार्च हो गया, एरेबिक गम हो गया, ये सारा कैसा टाइप का कोलोइड होता है, लायोफिलिक कोलोइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, इसमें बोला गया है कि इमल्सन इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ, और ये क्वेश्चन जो है आप क्वेश्चन बैंक में भी देखेंगे तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपका दिखेगा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी साल में आया हुआ है। तो इमल्सन जो होता है किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 2 सॉलिड्स, 2 लिक्विड्स, 2 गैसेस, 1 सॉलिड एंड 1 लिक्विड। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ठीक है, इसका जो होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 लिक्विड्स। जब भी इमल्सन जो होता है वो 2 लिक्विड्स का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। मतलब यहाँ पे इसका क्या देखें हिंदी में, 2 द्रव का, मतलब जो पायस एक कोलाइडी विलयन किसका होता है, 2 द्रव। तो बी नंबर इसका क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया ये चीज़ हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल एडजॉर्प्शन। अभी हम लोगों ने देखा था वहाँ पे केमिकल एडजॉर्प्शन में कितना लेयर होता है, अब यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन में बोला गया है कि कितना जो है लेयर होता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका वो मेनी लेयर्स हो जाएगा। ठीक, बहुत सारे लेयर फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपके पाए जाते हैं, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। उसमें तो आप देखे थे अच्छे तरीके से, लेकिन इसमें बहुत सारा होता है। ठीक है, इसमें कितना हम लोग देखे थे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर कितना में था, इसको हम लोग अगर देखें, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में था, तो इसका 1 लेयर था। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए आपका देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात किया जाए तो इसमें बहुत सा जो है आपका लेयर प्रेजेंट होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बहुत सा इसमें जो है एडजॉर्प्शन, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव्स हो गया कुछ इस तरीके से। आंसर भी यहाँ पे देख सकते हैं आपका दिया हुआ था, सभी में आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव्स है सभी का आंसर दिया गया। और अभी तक जो लोग डाउनलोड नहीं किए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाइए, वहाँ पे आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दिया गया है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चलेंगे अगले क्वेश्चन जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं बेसिकली, आपका देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग समझते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्या है यहाँ पे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया, अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। इसमें पूछा गया है कि वाई आर पाउडर्ड सब्सटेंसेज मोर इफेक्टिव एड्जॉर्बेंट्स देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। मतलब जो पाउडर्ड जो होता है सब्सटेंस, ठीक है, पाउडर फॉर्म में जो होता है
वो जो होता है मोर इफेक्टिव करता है एडजॉर्बेंट को, वहीं पे बोला गया क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है उसके तुलना में, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया क्यों होता है। वही हिंदी में लिखा गया क्रिस्टलीय रूप की तुलना में उनकी चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभाव अधिशोषक क्यों होते हैं, ये चीज़ पूछा गया है। तो इसका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया, ठीक है। तो जो पाउडर फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, मान लीजिए अच्छे तरीके से इतना ये इसका जो है सरफेस हो जाएगा, तो पाउडर फॉर्म में ये बेसिकली बहुत सारे मतलब इसका जो है सरफेस क्या होगा, एरिया तो इसका पूरा फैल जाएगा। तो जिसके कारण यह क्या होता है, अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे क्या करेंगे, एडजॉर्बेंट का काम करेंगे। वहीं पे अगर आपका जो है सॉलिड सबस्टांस होगा, तो मान लीजिए कोई भी सॉलिड इतना, तो इतने ही जगह पे यहाँ पे करेगा, तो इस चीज़ के कारण यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे लार्जर सरफेस एरिया होने के कारण जो पाउडर सबस्टांस होता है वो क्रिस्टलाइन के तुलना में क्या करते हैं, ज़्यादा एडजॉर्बेंट दिखाते, मतलब मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट दिखाते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। ये सिंपल से आपका 1 मार्क्स के रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा क्या बोल रहा है, कहता है नेम अ सबस्टांस विच रिमूव्स कलर्स ऑफ सॉल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग कलर इम्प्यूरिटीज़। कहता है वैसा सबस्टांस का नाम यहाँ पे बताना है जो क्या करता है, रिमूव कर देता है कलर को सॉल्यूशन से, ठीक है। सॉल्यूशन के कलर को बेसिकली जब उसका हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, कलर्ड इम्प्यूरिटीज़ को एब्जॉर्ब करते हुए वो क्या करता है, कलर को रिमूव कर देता है, ठीक है। अच्छे तरीके से देख सकते हैं, उसी का नाम यहाँ पे बताना है। कहता है नेम अ सबस्टांस विच रिमूव्स कलर ऑफ सॉल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग कलर्ड इम्प्यूरिटीज़। उस सबस्टांस का नाम लिखिए या फिर बताइए, यहाँ पे देख सकते जो रंगीन अशुद्धियों को अधिशोषित करके विलयनों के रंग को हटा देता है। जो भी विलयनों का रंग होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करके हटा देता है। तो इसका जो यहाँ पे आंसर आपका होता है वो एनिमल चारकोल इसका जो है आंसर होता है, मतलब पशु चारकोल बोल सकते हैं एनिमल का, ठीक है, इस तरीके से। तो वही जो होता है सब्सटेंस वो क्या करता है, कलर को रिमूव कर देता है, कहाँ से, सॉल्यूशन से, एड्जॉर्ब करके कलर इम्प्योरिटीज़ को। जो भी कलर इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें एड्जॉर्ब जाके हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अगर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा क्या कहता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस यहाँ पे विषमांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आपका N2+3H2 2NH3 जो आपका अमोनिया बनता है, ये आपका हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट का एक क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे आंसर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, दोनों में दिया गया है, हिंदी में और इंग्लिश में। तो अच्छे तरीके से बेसिकली इक्वेशन हिंदी में और इंग्लिश में क्या होगा अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस, यही आपको एज इट इज अगर आता है कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एक एग्जाम्पल दीजिए, इसी तरीके से आएगा भी तो आप आसानी से ये एग्जाम्पल दे सकते हो। अब ये चीज़ तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये चीज़ मैं बस बता दे रहा हूँ कि अगर आएगा तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में बेसिकली क्या बोला गया, कहते गिव एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। इसमें क्या बोला गया, होमोजीनियस कैटालिसिस जो आपका होता है वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताना होता है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है कुछ इस तरीके से आंसर है बेसिकली दिया गया है, समांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण कुछ इस तरीके से आपका है। क्या चीज़ दिया गया है, 2SO2 जो SO2 यहाँ पे गैसियस है और O2 ये दोनों मिलकर आपका SO3 का निर्माण कर रहा है। तो ये आपका जो है एक क्या है, होमोजीनियस कैटालिसिस है, ठीक है। NO गैस यहाँ पे बेसिकली यूज किया गया, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा क्या लिखा गया है, बेसिकली पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स को आप लोगों को बताना है शॉर्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंजाइम क्या होते हैं, कहता है एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटालिसिस, ठीक है, कैटलिस्ट बोल सकते हैं इसको। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, मतलब एंजाइम जो होते हैं जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। बस इतना ही लिखेंगे। एंजाइम के बारे में बेसिकली पूछा है तो एंजाइम्स बेसिकली होता ही है बायोकेमिकल कैटलिस्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, कहता है विच इम्पोर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। कौन सा इम्पोर्टेंट जियोलाइट जो होता है, बेसिकली पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जियोलाइट का यूज किया जाता है टू कन्वर्ट अल्कोहल डायरेक्टली इनटू पेट्रोल। मतलब जो भी अल्कोहल होता है उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करता है, पेट्रोल में करता है। तो इसमें जो बेसिकली यूज आपका होता है वो आपका ZSM-5 होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ZSM-5 कुछ इस तरीके से, कुछ बात यहाँ पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए।
तो ZSM-5 जो होता है उसी का यूज़ किया जाता है जियोलाइट कैटलिस्ट के रूप में, किसमें, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, जिससे क्या होता है कि वह जो डायरेक्टली अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पेट्रोल में, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हमारा बोल रहा है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा लंबा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, इसको एक शब्द में भी आप एक वर्ड में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि नेम एन एंजाइम विच कन्वर्ट्स कैन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब यहाँ पे इसमें क्या है, बस आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा एंजाइम होता है जो आपका शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो इसका अगर आंसर की तरफ बात करें तो आंसर इसका इन्वर्टेज होता है। इन्वर्टेज जो होता है एंजाइम, वो क्या करता है, जो आपका चीनी को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अच्छे तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कुछ इस तरीके से पूछा गया है। इसमें बोला गया है नेम एन एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी हम लोग देखे थे कि शुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज कर रहा था, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्लूकोज को चेंज कर रहा है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये चीज़ पूछा गया कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज होता है, तो इसका जो आंसर होगा आपका जाइमेज हो जाएगा। तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो हैं, ये जो आपका है इसको आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। इसमें आपको ऑप्शंस दे देंगे 2-4 और वहाँ से कुछ इस तरीके से आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप के क्वेश्चन आने के संभावना रहते हैं, तो इसी को भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हैं जाइमेज कुछ इस तरीके से एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है, बदल देता है, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 21। 22 की तरफ देखें तो ये बहुत सारे मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, तो इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 में, तो इसमें पूछा गया है कुछ इस तरीके से कि राइट डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम ऑफ मिल्क, जो कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। दूध एक कोलाइडी विलयन जिसका परिक्षिप्ति, प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। तो जैसा कि आपको पता है कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे मिल्क होता है उसका जो दोनों जो होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, दोनों का दोनों यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है। तो इन सभी को आप लोगों को देख लेना, मतलब दूध जो होता है दोनों द्रव होते हैं, उसका परिक्षिप्ति प्रावस्था भी यहाँ पे द्रव होता है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है, दोनों डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा गया है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पार्टिकल साइज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसके विलियन, जो कोलोइडल विलियन होता है उसके कणों का आकार आप लोगों को पूछा गया है। तो इसका जो यहाँ पे होता है वो रेंज बेसिकली यहाँ पे जो होता है देख सकते हैं आप लोग, द रेंज ऑफ देयर डायमीटर इज़, यहाँ पे देख सकते हैं बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक इसका जो है क्या होता है, व्यास बोल सकते हैं, पार्टिकल साइज वहीं से आ जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा वर्ड में लिखना था, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट हार्डी-शुल्ज रूल, ठीक है। हार्डी-शुल्ज रूल को यहाँ पे, नियम को यहाँ पे बेसिकली लिखना है, ये चीज़ पूछा गया है। तो कुछ इस तरीके से हार्डी-शुल्ज यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार द हायर द वैलेंसी ऑफ द कोएगुलेटिंग आयन, जो भी कोएगुलेटिंग आयन होता है उसका जो वैलेंसी जितना ज़्यादा होता है, हायर होता है, हायर इट्स कोएगुलेटिंग पावर, तो उतना ज़्यादा उसका कोएगुलेटिंग पावर होता है। हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं हार्डी-शुल्ज नियम यहाँ पे जो होता है इसके अनुसार जो स्कंदित करने वाले आयन की संयोजकता जो होता है जितना ज़्यादा अगर होता है तो उसके स्कंद क्षमता की क्या होता है उतना ही अधिक होता है। मतलब जितना ज़्यादा कोएगुलेटिंग आयन वहाँ पे देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा उसका कोएगुलेशन पावर भी हो जाएगा, ठीक है। कोलोइड बनाने का पावर बेसिकली में बोल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप हार्डी-शुल्ज रूल यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में दिया गया हार्डी-शुल्ज रूल, ठीक है। ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका क्या पूछा गया है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें बोला गया कि राइट डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ चीज़ मतलब पनीर, ठीक है, जो कि एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। पनीर भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसका यहाँ पे वही डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम जो मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था उसी तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ है। तो इसमें जो पनीर होता है, चीज़ होता है, उसका जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है, तो डिस्पर्स्ड फेज आपका हो जाता है लिक्विड, ठीक है। अच्छे तरीके से मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा।
डिस्पर्स्ड फेज़ की अगर हम लोग बात करें तो डिस्पर्स्ड फेज़ हमारा हो जाता है लिक्विड, ठीक है। अच्छे से आप लोग देखिए, इसको घेर देते हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज़ इसका हो गया लिक्विड और यहीं पे डिस्पर्सन मीडियम इसका हो गया सॉलिड। अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आपका डिस्पर्स्ड फेज़ हो गया जो कि लिक्विड हो गया। डिस्पर्सन मीडियम आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया। किसके लिए, चीज़ के लिए, मतलब पनीर के लिए। तो पनीर का यहाँ पे जो देख सकते हैं, परिक्षिप्ति प्रावस्था द्रव तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बेसिकली क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि राइट डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ पेंट्स। तो वही सारा चीज़ यहाँ पे चल रहा है, कोलोइडल सॉल्यूशन ही है। तो अच्छे तरीके से मैं सारा चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसका जो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज होता है वो आपका हो जाता है सॉलिड। किसका बात कर रहे हैं, पेंट का। और डिस्पर्सन मीडियम की बात की जाए तो वो होता है लिक्विड, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोग इस चीज़ों को देख सकते हैं। तो और भी मैंने वहाँ पे जो आप लोगों को लिस्ट दिया था, बस देख रहे हैं उसी से आपका आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेंट को प्रलेप से के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी वाले, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ पेप्टिजेशन। तो ये चीज़ देख लीजिए, जितना भी क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है, इन्हीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है। बार बार कह रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को करके ही जाना है। अभी सही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, टाइम अभी बहुत सारा है। अगर देख सकते हैं एक एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 20 से 25 क्वेश्चन। अच्छे तरीके से अगर कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स भी साथ के साथ बनाते जाइए, ठीक है। कहता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन। जो भी प्रेसिपिटेट होता है उसको अगर कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है तो उसी प्रोसेस को आपको पेप्टिजेशन कहा जाता है। बस इतना सिंपल सा क्या था डेफिनेशन। हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसको देख सकते हैं, पेप्टिजेशन को कुछ इस तरीके से पेप्टन लिखा गया है। तो वही चीज़ बोला गया है कुछ इस तरीके से। पेप्टन क्या है, तो अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेप्टन कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो गया। तो ये हमारा हो गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स में आपको जो है ज़्यादा में लिखना पड़ेगा। तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पे इसको कितना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश की बात करेंगे, हिंदी आप लोगों को भी दिखा भी दिया जाएगा, हिंदी भी, ऐसा बात नहीं है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन द मीनिंग ऑफ द टर्म्स एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगा लेना है, ठीक है। रेगुलर जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बोला है कि आपका जो एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसमें आप लोगों को डिफरेंस उसको बता देना है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, प्रत्येक का एक एग्जाम्पल दे देना है। कहता है डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये चीज़ यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या देना है, ये चीज़ तो आपको पता है, पॉइंट है तो उसको वहाँ पे अंडरलाइन कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको फर्स्ट जो दिया गया है वो एडजॉर्प्शन दिया गया। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, इस चीज़ को अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं। इसमें बोला गया है इट इज़ अ सरफेस फेनोमेना। एडजॉर्प्शन जो होता है आपका सरफेस फेनोमेना होता है, बेसिकली वो सरफेस पे कैरी करता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन बेसिकली यहाँ से लिखना है, द एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन इन बल्क, मतलब अंदर में ना जाके सिर्फ सरफेस पे क्या करता है, वहाँ पे आ जाता है, मतलब जमा हो जाता है। एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, जमा हो जाना। इज टर्म एट एडजॉर्प्शन। तो ये आपका डेफिनेशन यहाँ से शुरू करना है, द से, द एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज। बेसिकली यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से यहाँ तक बेसिकली इसको चला देना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे देख लीजिए, ये सब आपको जो है लिखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले एडजॉर्प्शन लिख के डैश देना है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट आप लोगों को करना है, यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे जो आपका टर्म है वो आपको इट इज़ अ सरफेस फेनोमेना नीचे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका बेसिकली क्या है, हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि वाटर वेपर एडजॉर्ब बाय सिलिका जेल, ठीक है। जो वाटर वेपर सिलिका जेल पर जो है एडजॉर्ब किया जाता है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे समझ सकते हैं। इसका एक और भी उदाहरण आप अच्छे तरीके से अपने आसपास के कोई भी पेड़ पौधा में भी देख सकते हैं, जिसमें पानी का अंश जो है उसके अंदर नहीं जाता है बल्कि ऊपर में रह जाता है, ठीक है। तो उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि बात कर सकते हैं प्लास्टिक में भी हम लोग देखते हैं कि ऊपर से अगर पानी रहे तो सिर्फ सरफेस पे वहाँ पे जमा होता है, उसके अंदर कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो एड्जॉर्ब और एब्जॉर्ब उसका यहाँ पे बात बस आ जाता है। तो वही यहाँ पे है एड्जॉर्ब, वाटर वेपर जो एड्जॉर्ब होता है सिलिका जेल में, वो एड्जॉर्प्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। अभी देखिए बी और डी का ही अंतर है। ठीक है, अगर डी आ गया तो वो सिर्फ सरफेस पे ही जमा होगा, अगर बी आ जाता है तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो यह जो होता है बल्क फेनोमेना होता है, ये चीज़ नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है। तो यहाँ पे इसका लिखेंगे क्या कि इन एब्जॉर्प्शन द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। जो भी सॉलिड या फिर सॉलिड जो होते हैं, बेसिकली यहाँ पे सॉलिड की बात की गई है, तो सॉलिड जो होता है उसके मतलब पूरे के पूरे सॉलिड के बल्क में क्या होता है, जो सबस्टांस होता है वो एब्जॉर्प्शन के द्वारा क्या कहता है कि उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो होता है क्या होता है बल्क में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और यह एक बल्क फेनोमेना, मतलब ये सरफेस पे ही सिर्फ नहीं रहता है। ठीक है, बरसात के दिन में आप लोग देख सकते हैं, जो बरसात होता है तो हमारे पृथ्वी पर जब धरती पे आता है तो क्या होता है ऊपर में ही जमा नहीं रह जाता है बहुत सारे। अगर ये चीज़ फेनोमेना रहता कि वह सिर्फ सरफेस पे रहता तो इतने तालाब हैं वो क्या हो जाते हैं, देखिए सूख जाते हैं, तो वो उसमें क्या हो रहा है एब्जॉर्ब कर ले रहा है वहाँ पे धरती। ठीक है, तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए एक रुई में पानी अगर हम लोग डालें तो वो भी क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ इस तरीके से इन्होंने जो दिया है, थोड़ा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में भी एग्जाम्पल दे तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल का बात किया गया, वाटर वेपर एब्जॉर्ब बाय अनहाइड्रस CaCl2। जो अनहाइड्रस CaCl2 होता है उसके द्वारा किसको एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर वेपर के द्वारा। यही एक इसका मतलब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। तो हिंदी में तो मैंने डिस्कस कर ही दिया, बस यहाँ पे आप उनके लैंग्वेज को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से देख लिया, अधिशोषण या अवशोषण, बस इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए सारा चीज़ लिखा गया है। ठीक है, हिंदी में तो मैंने लगभग समझा ही दिया, बस आपको वर्ड पे वहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बेसिकली क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर इमल्सन्स। इमल्सन्स बेसिकली क्या हैं, व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स, उनके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं ये चीज़ आपको बताना है। गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप, प्रत्येक टाइप जो उसका इमल्सन का होगा उसका आपको बताना है एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इमल्सन क्या होता है, कहता है इमल्सन इज कोलोइडल सिस्टम। इमल्सन एक तरह का कोलोइडल सिस्टम है इन विच बोथ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड। जिसमें क्या होता है दोनों डिस्पर्स फेज भी और डिस्पर्सन मीडियम भी वो क्या होता है लिक्विड होता है। दीज आर ऑफ टू टाइप, ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वाटर इन ऑयल, मतलब वाटर इन ऑयल पानी में आपका तेलीय पदार्थ वहाँ पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे मिल्क की बात की जाए। ठीक है, तो मिल्क जो है एग्जाम्पल किसका है, वाटर इन ऑयल। ठीक है, मिल्क बेसिकली एक लिक्विड टाइप से होता है लेकिन उसमें ऑयली सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मिल्क दिया गया है। सेकेंड यहाँ पे जो होता है इमल्सन वो होता है ऑयल इन वाटर, इसका उल्टा। ठीक है, एक होता है वाटर इन ऑयल का, जो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं ऑयल इन वाटर। अभी हम लोग वाटर इन ऑयल पढ़ रहे थे, अब ऑयल इन वाटर है, जैसे कि बटर की बात की जाए। ठीक है, तो ऑयल किस में है यहाँ पे, वाटर में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एग्जांपल्स बस होते हैं, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना ही आप लोगों को लिखना। मतलब डिस्पर्स फिर डिस्पर्सन मीडियम दोनों यहाँ पे लिक्विड देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी का यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिया, इमल्सन या फिर पायस इसको बोला जाता है, किसे कहते हैं ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है, उसके विभिन्न प्रकार प्रत्येक का उदाहरण। ठीक है, बटर दूध, तेल का जल में, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जल का तेल में। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में मतलब जो भी यहाँ चीज़ें हैं उसको मैं तो हिंदी में समझा ही देता हूँ, तो बस वहाँ लैंग्वेज का फ़र्क है, इसको आप लोग देख ही सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स एंड मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड्स। मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स और मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड्स में आप लोगों को डिफरेंस बताना है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, प्रत्येक का एग्जाम्पल भी देना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स की। मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स क्या होते हैं, कहता है अपॉन डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन करने पर many atoms or small molecules of a substance aggregate together to form a species having size in the colloidal range, जो कि diameter इतना होता है
द स्पीसीज दस ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। मल्टी मोलिकुलर नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सारे मोलिक्यूल्स वहाँ पे मिलके कोलोइड का निर्माण करता है। उसका डायमीटर का रेंज भी दे 1 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल अ गोल्ड सॉइल सल्फर सॉल है, बेसिकली गोल्ड सॉल सल्फर सॉल इसका जो है एग्जाम्पल है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं कि स्मॉल एटम और उसका जो मॉलिक्यूल होता है एग्रीगेट करता है, आपस में जुड़ता है एक दूसरे के साथ, और एक स्पीसीज जो कि कोलोइडल रेंज इतना का निर्माण करता है। ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। वहीं पे अगर आप हम लोग बात करें देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड्स यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा यहाँ पे क्या है कि लैंग्वेज को एक साथ लिख दिया गया, थोड़ा स्पेस दे के नहीं लिखा गया, तो इस चीज़ों को आप लोग देखिए, इसलिए मैंने नोट्स बनाने बोला ताकि आपको साफ सुथरा सामने नज़र आए। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। तो मैक्रोमोलिकुलर जो होते हैं, कहता है मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्यूशन इन सुटेबल सॉल्वेंट, कुछ सुटेबल सॉल्वेंट्स में होते हैं, इन विच द साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इज़ इन द कोलोइडल रेंज। इसमें क्या होता है, कोलोइडल रेंज में यहाँ पे बेसिकली होता है। अब यहाँ पे बोला है सच बॉडीज़ आर कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। इस टाइप के जो बॉडीज़ होते हैं उसको मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स कहते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए, कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्यूशंस, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्यूशन इन सुटेबल सॉल्वेंट्स, कोई भी सुटेबल सॉल्वेंट्स में, इन विच द साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इज इन द कोलोइडल रेंज, जो कोलोइडल रेंज होता है उसके रेंज में बेसिकली उसका साइज होता है, उस टाइप के बॉडीज़ को आपको मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स कहा जाता है। ठीक है, तब एग्जांपल की बात की जाए तो स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, ये सारे क्या हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स के एग्जांपल है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे हिंदी में भी इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं, सारा चीज़ लिखा गया है, बहु अणुक एवं विरहद अणुक। ठीक है, मैं अंतर यहाँ पे प्रत्येक का उदाहरण भी बोला गया है, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बहु अणुक यहाँ पे लिखा गया है और इसका उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे अगला विरहदानुक कोलोइड, और इसका यहाँ पे कुछ इस तरीके से एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पे क्या पूछा गया है, बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कुछ इस तरीके से, कहता व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड। कहता कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, कहाँ पे, ऑन अ सॉलिड, किसी भी सॉलिड पे। वे कौन से कारक हैं जो किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया। कहता है इसका आंसर हम लोग देखते हैं, द फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड आर फॉलोइंग। ये कुछ इस तरीके से पॉइंट वाइज दिया गया। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, जो भी एडजॉर्बेट वहाँ पे एडजॉर्ब हो रहे हैं उनका वहाँ पे नेचर कैसा है, ये चीज़ इस पर डिपेंड करता है। नेचर जिस टाइप से होगा उसी तरीके से उसका फैक्टर भी अफेक्ट उसमें करेगा। ठीक है, कोई ज़्यादा यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, कोई कम होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर भी यहाँ पे जो है एडजॉर्प्शन को जो है क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। प्रेशर की बात की जाए उससे भी यहाँ पे प्रेशर भी कुछ इस तरीके से आपका जो है काम कर सकता है। मान लीजिए टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा देते तो हो सकता है जो भी वहाँ पे एडजॉर्ब किया होगा गैसियस पार्टिकल्स, वो चीज़ क्या हो सकता है, स्केप हो सकते हैं वहाँ से। प्रेशर से भी वहाँ पे स्केप हो सकते हैं। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा हाई लगा देंगे तो वहाँ से स्केप हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पे इसके फैक्टर्स हैं, मतलब जो यहाँ पे अधिशोष्य की प्रकृति, तापमान और दबाव जो है अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है इसको देख सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाट इज़ ऑब्जर्व्ड। ठीक है, जो भी यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है उसको आप लोगों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तो यहाँ पे बोला गया व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, जब एक बीम ऑफ लाइट पास होता है थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन, तो क्या चीज़ ऑब्जर्व होता है। आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से कि कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन से जो है एक बीम ऑफ लाइट यहाँ से आके पड़ता है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरीके से बीम ऑफ लाइट रखा गया है, इधर से आया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइट बेसिकली यहाँ से पास हो रहा है, तो उससे यहाँ पे किस तरह के ऑब्जर्वेशन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो इसमें बेसिकली आपका जो होता है वो आपने पढ़ा ही होगा, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, बेसिक सा बात है। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। टिंडल इफेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो कहता है एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज
एडेड टू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट जो कि NaCl जिसको हम लोग ऐड करते हैं कहाँ पे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सॉल्यूशन में, तो क्या ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो ऑब्जर्व यहाँ पे बेसिकली कोएगुलेशन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 में इसी का जो है 32 का थर्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन। एक कोलोइडल सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट, ये सब सारा चीज़ अभी हम लोग पीछे डिस्कस भी किए हैं उसका डेफिनेशंस के रूप में। ठीक है, तो इसका जो होता है हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। तो ये बेसिकली सारा यहाँ पे डेफिनेशंस को ही ऐड किया गया है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 32, कुछ इस तरह की हिंदी में भी दिया गया है। इसको एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो हिंदी में यहाँ पे बोला गया है कि समझाइए कि क्या देखा गया है जब कोलोइडी विलयन में प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है। एक इलेक्ट्रोलाइट NaCl को हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के सोल में डाला जाता है या फिर जोड़ा जाता है। कोलोइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये चीज़ हो गया। तो ये सारा का सारा यहाँ पे आंसर दिया गया। फर्स्ट का देख सकते हैं टिंडल प्रभाव देखा जाता है। सेकंड का बात किया जाए तो स्कंदन जिसको हम लोग कोएगुलेशन कहते हैं। थर्ड का बात किया जाए तो विद्युत क्या हो गया, विद्युत कण संचालन देखा जाता है, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आप लोगों को जरूर करना है। एडजॉर्बेंट हो गया, ब्राउनियन मूवमेंट हो गया, हो सकता है और भी कुछ दिया हो। चलिए मिसेल्स भी दिया है, मतलब 3 टर्म यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। इसको क्या करना है, आप लोगों को डिफाइन करना है। चलिए एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हमारा एडजॉर्बेंट, सबसे पहले एडजॉर्बेंट को यहाँ पे हम लोग जो है डिफाइन करते हैं। तो एडजॉर्बेंट कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, कहता है द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच द एडजॉर्प्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। ठीक है, वैसा मटेरियल जो सरफेस पे एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस जिस पे करता है वो चीज़ हमारा एडजॉर्बेंट कहलाता है, बेसिकली बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब अगला है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट को भी हम लोग समझते हैं, तो कुछ इस तरीके से है, कहता था कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोई कोलोइडल पार्टिकल्स है। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा कंटेनर है, इसमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोलोइडल पार्टिकल्स बेसिकली प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे हम लोग दिखा देते हैं थोड़ा, और इसमें क्या हो रहा है कुछ इस तरीके से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो होते हैं इसके पार्टिकल्स जो होते हैं एक बार इधर से जा रहे हैं तो एक बार इधर से। ठीक है, इधर से मान लीजिए इधर जिग जैग पैटर्न में आपके चलते हैं। ठीक है, इस टाइप से, तो यही इसका क्या हो जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट। इसी को हम लोग जिग जैग मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया कि कंटिन्यूअस और जिग जैग मोशन जो होता है कोलोइडल पार्टिकल का कोलोइडल सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, डायग्राम से भी मैंने समझाया। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मिसेल्स। मिसेल्स किसको कहते हैं, ये चीज़ को डिफाइन हम लोगों को करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। थर्ड जो हमारा दिया था मिसेल्स, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसमें बोला गया देयर आर सम सबस्टांस, कुछ सबस्टांस होते हैं विच एट लो कंसनट्रेशंस, जो कि जो मतलब कम कंसनट्रेशन, जिनका कंसनट्रेशन बहुत ही लो होता है, बिहेव एज अ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो भी नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसी की तरह बिहेव करता है। बट एट हायर कंसनट्रेशन बिहेव एज कोलॉइड्स, लेकिन हायर कंसनट्रेशन में अगर बात करें तो वो कैसा बिहेव करता है, तो ये सारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरफ बिहेव करता है, बट हायर कंसनट्रेशन में कैसा बिहेव करता है, कोलॉइड्स के रूप में, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं द एग्रीगेट्स पार्टिकल दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मिसेल। तो उसी को क्या कहते हैं, बहुत मतलब लार्ज साइज का आप लोग देख सकते हैं मिसेल, जो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो यही यहाँ पे इसी को हम लोग मिसेल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं। निम्न शब्दों को परिभाषित कीजिए, अधिशोषक, ब्राउनी गति, ब्राउनी मूवमेंट जो था, मिसेल, यही चीज़ है। सारा यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया अच्छे तरीके से, इन सभी को आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसको बोला जाता है। आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके 3 मार्क्स के आसपास लगभग इन टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें देख लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसको यहाँ पे 34 में दिया गया है। ठीक है, डिफरेंस लिखना है फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में। ठीक है, तो एक तरफ आप देख सकते हैं फिजिक्स ऑप्शन, एक तरफ केमिज ऑप्शन। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग।
तो फिजिक्स ऑप्शन की तरफ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, तो इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वंडरवाल फोर्सेज, तो ये वंडरवाल फोर्सेज के द्वारा अराइज होता है। देखिए ये सारा आप लोगों को सीधा सिंपल याद रख लेना, 2 से 3 आप लोगों को वहाँ पे मार्क्स में पूछा जाएगा, और 2 से 3 पॉइंट लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इट इज़ रिवर्सिबल, फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, नेचर में स्पेसिफिक रूप से या नहीं पाया जाता है। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज़ लो, किसका, फिजिक्स ऑप्शन का जो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, लो होता है। वहीं पे मल्टी मोलिकुलर लेयर जो होता है इसमें पाया जाता है, पीछे भी हम लोगों ने देखा था। तो फिजिक्स ऑप्शन का बात यहाँ पे इस तरीके से है। सबसे पहले तो अराइज होता है वंडरवाल फोर्सेस के द्वारा, रिवर्सिबल होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है नेचर में, और इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इसका लो होता है, मल्टी मोलिकुलर लेयर जो इसमें फॉर्म होता है। वहीं पे अगर केमिज ऑप्शन की बात की जाए तो इट अराइजेज बिकॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, यह जो अराइज होता है वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के कारण ही अराइज होता है। यह इरिवर्सिबल होता है बेसिकली। इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर, नेचर में स्पेसिफिकली पाया जाता है। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज़ हाई, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इसमें क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, मतलब हाई बोल सकते हैं। यूनिमोलिकुलर लेयर इज़ फॉर्म्ड, इनमें क्या होता है, यूनिमोलिकुलर लेयर पाए जाते हैं, मतलब बनते हैं। केमिज ऑप्शन की बात हम लोगों ने कर लिया। तो ये आपका केमिज ऑप्शन और फिजिक्स ऑप्शन में आपका कुछ जो है डिफरेंस था, जो कि एनी हाउ आपके एग्जामिनेशन में 1 से 2 साल के मतलब गैप में आपको ये बार बार पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रख सकते हो अच्छे तरीके से। यहाँ पे सारा चीज़ लिखा भी गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 34, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हिंदी में भी दिया गया, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। इसमें अंतर आप लोगों को बोला, तो एक तरफ भौतिक अधिशोषण लिखा गया, एक तरफ रासायनिक अधिशोषण, ये सारा आप लोगों को यहाँ पे दिया गया। अच्छे तरीके से इसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में हमारा क्या पूछा गया है, देख सकते हैं। कहता व्हाट आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलोइड्स, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप, वाई आर लायोफोबिक कोलोइड्स इजिली कोएगुलेटेड। तो ये आपका जैक बोर्ड का क्वेश्चन बेसिकली ये भी है, ये पिछला तो था ही ये वाला, और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो या तो ये क्वेश्चन आपको आ जाए या फिर ये आ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया गया है सभी को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है बेसिकली। तो सबसे पहले तो लायोफिलिक कोलोइड्स की तरफ हम लोग देखेंगे, एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो लायोफिलिक कोलोइड्स क्या होता है, कहता था कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज हैव अ ग्रेट एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम। जो डिस्पर्स फेज होता है उसके पास क्या होता है, ग्रेट एफिनिटी, मतलब अच्छा खासा एफिनिटी होता है किसके थ्रू, मतलब किसके तरफ, डिस्पर्सन मीडियम की तरफ, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लायोफिलिक कोलोइड्स, ठीक है। लायोफिलिक कहता है दे आर रिवर्सिबल, ये तो हम लोगों ने देखा, दे आर क्या होता है, रिवर्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल की बात किया, सोल ऑफ गम, गेलाटिन, स्टार्च, ये सारा का सारा लायोफिलिक कोलोइड्स का एग्जाम्पल है। तो कुछ इस तरीके से ये आपका हो गया लायोफिलिक कोलोइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लायोफोबिक कोलोइड्स की। तो लायोफोबिक कोलोइड्स कुछ इस तरीके से आपका दिया गया है। लायोफोबिक कोलोइड कहता था कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज हैव नो एफिनिटी, मतलब उसमें एफिनिटी ग्रेट होता है लेकिन इसमें एफिनिटी नहीं होता है किसके प्रति, डिस्पर्सन मीडियम के प्रति, आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलोइड्स। तो उसी का उल्टा जस्ट है, ये और रिवर्सिबल होता है तो ये इरिवर्सिबल होता है। इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो सोल्यूशन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, फेरिक हाइड्रोक्साइड्स, मेटल सल्फाइड्स एटसेट्रा, इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है किसका, लायोफोबिक कोलोइड्स का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और इसमें पूछा गया था कि वाई आर लायोफोबिक कोलोइड्स इजिली कोएगुलेटेड, मतलब जो लायोफोबिक कोलोइड्स होते हैं वो इजिली क्यों कोएगुलेट हो जाते हैं, इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ पे जो रिपीट हुआ है उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया, तो उसको भी आप लोग वहाँ पे जाके समझ सकते हैं। जब आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर का सीरीज तो वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बोला गया है कि लायोफोबिक कोलोइड्स आर इजिली कोएगुलेटेड। लायोफोबिक कोलोइड्स क्या होते हैं, इजिली कोएगुलेट हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल, क्योंकि वे स्टेबल नहीं होते हैं, एंड नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन, और उसके प्रिजर्वेशन के लिए उसको क्या ज़रूरत होता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये आपका लायोफोबिक कोलोइड, इसी कारण से आपका जो लायोफोबिक कोलोइड्स होता है वो क्या होता है, इजिली कोएगुलेट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता है और नीड होता है उसको स्टेबलाइजिंग एजेंट का, ठीक है। इसी के कारण वो ज़्यादा क्या होता है, कोएगुलेट हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया, आप लोग इस चीज़ों को देख सकते हैं।
इसमें बोला गया है द्रव रागी और द्रव विरागी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कोलॉइड्स के बारे में बोला गया है, एक एक उदाहरण आप लोगों को देना है। द्रव विरागी कोलॉइड जो आसानी से स्कंदित क्यों हो जाते हैं इसके बारे में है। तो ये सारा यहाँ पे आप लोग देख सकते, बस हिंदी में लिखा गया द्रव विरागी, यहाँ से कुछ इस तरीके से आप लोगों को जो कोएगुलेट होता है उसका दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 में देख सकते हैं वही सारा चीज़ है, फिर से यहाँ पे बेसिकली उसको डिफाइन करना है बस। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डायलिसिस, कोएगुलेशन। तो सभी को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली क्या होता है, कहता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू कोलोइडल सोल, जब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कोलोइडल सोल्स के में मतलब बेसिकली पास करते हैं, देन कोलोइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो क्या होता है, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, हाँ बेसिकली वहाँ पे मूव हो जाता है, वहाँ से पास हो जाता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसी फेनोमेना को आपको जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यहाँ पे जो डायलिसिस है, डायलिसिस क्या होता है इसी के बारे में भी अभी हम लोगों ने बस देखा था वहाँ पे क्वेश्चंस में, इसको समझते हैं। कहता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन, वही चीज़ लिखा गया था, बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यह प्रोसेस होता है रिमूव करने का डिजॉल्व्ड सब्सटेंस को, किससे, कोलोइडल सॉल्यूशन से, मतलब जो डिफ्यूजन के द्वारा होता है सुटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। ये आपका डायलिसिस हो गया। कोएगुलेशन की बात किया जाए तो कोएगुलेशन किसको कहते हैं, कहता था प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल। मतलब सेटिंग मतलब सेटलिंग, बेसिकली सेटलिंग है, सेटिंग नहीं है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग, सेटलिंग मतलब नीचे यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरीके से है तो यहाँ पे आके जमा हो जाना, जमा हो जाना बेसिकली बोलेंगे। तो वही बोला है द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, जो भी कोलोइडल पार्टिकल है उसके सेटलिंग के प्रोसेस को हम लोग कोएगुलेशन कहते हैं, या फिर इसको प्रेसिपिटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपको निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए, वैद्युत कण संचालन, अपोहन, स्कंद, उत्तर, सारा यहाँ पे लिखा गया। वैद्युत कण संचालन के बारे में लिखा गया, ठीक है। इस चीज़ों को देख सकते हैं कि जब विद्युत प्रवाह कोलाइडन सोल के माध्यम से प्रवाहित बेसिकली होना चाहिए, तब कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ गति करते हैं। इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचालन। अपवहन की बात की जाए तो कहता है एक उपयुक्त झिल्ली, जो मेम्ब्रेन मैंने वहाँ पे बताया, द्वारा विसरित करते, मतलब वहाँ से पास करेगा करके कोलाइडी विलियन में घुले हुए पदार्थ, जो भी वहाँ पे पदार्थ घुला हुआ है उसको क्या करता है, अलग करने का प्रक्रिया है, ठीक है। वहीं पे स्कंदन की बात की जाए तो कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम वही है, जो भी कोलाइडी कण इसमें प्रेजेंट है वो क्या होता है, धीरे धीरे आके उसके सतह में आके बैठ जाते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं स्कंदन, उत्तर, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 की भी हम लोगों ने बात कर लिया। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छा लगा हो, क्योंकि इसमें 36 क्वेश्चन ही थे और थोड़ा थोड़ा हिंदी में थोड़ा मैंने रुका है, तो उन सभी को आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बाकी लगभग इसमें कुछ ज़्यादा वैसा समझाने का बात था नहीं, कुछ अलग से सारा चीज़ आप लोगों को लिखाई गई और इसी तरीके से आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और ये 36 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिएगा, इसी से आपके क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। और जो भी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज जो नया वाला यहाँ पे अभी जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, इस वीडियो में भी डिस्कस किए और पीछे के और भी वीडियोज़ में डिस्कस हुआ, तो उसका प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाके आप लोग एक चैप्टर नंबर 1 से भी आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग देख लिए अच्छी बात है, आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और इसको प्रैक्टिस आप लोग कीजिए, एग्जामिनेशन जब आएगा अच्छे तरीके से आप लोग सारा काम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहीं पर रखते हैं इस वीडियो को, यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।